स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 और आज इसमें हम विविध के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। विविध के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे मधुबनी करता है, सीतामढ़ी, किशनगंज करता है, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया नहीं करता। ऑप्शन डी सही होगा। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई होगा। यूनेस्को कोई विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में तथा महाबोधि मंदिर या फिर महाबोधि विहार वर्ष 2002 में शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ई। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उस समय जिस समय का ये प्रश्न पूछा गया था उस समय थे मनोज तिवारी। ऑप्शन सी सही है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नवंबर 2022 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? 2006-07। ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रस्तुत करना शुरू किया और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इस श्रृंखला का 17वां सर्वेक्षण है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। ऑप्शन ए सही है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन डी सही है। अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार संचालित किया जा रहा है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेजी एवं जोन्स 4 मिलियन तथा थॉमलिन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। अतः यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं माना जा सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर ई होगा। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी सही है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो ये है छठ पूजा। ऑप्शन डी सही है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्योहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव व उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और अर्घ्य डाला जाता है, जिसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त और दूसरा अर्घ्य सूर्योदय के समय डाला जाता है। दीपावली, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। विशु केरल का प्राचीन उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए एक नव वर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य व अच्छी किस्मत
के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर्व प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया। ऑप्शन ए सही है। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन चेन्नई तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। गौरतलब है कि भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी सही है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंकीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुइपंग तक जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके बाद इसमें भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन सी सही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर की ऊंचाई है, इस पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। इसका निर्माण 1969 ईस्वी में किया गया था। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर 125 फीट, चौड़ाई 36 मीटर 118 फीट तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर 65 फीट है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीतामढ़ी। ऑप्शन बी सही है। 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल ने नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज द्वारा माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रतिमा के साथ ही माता सीता के जीवन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम तथा अनुसंधान संस्थान और अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी सही है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से सीधे जुड़ा हुआ है। तो यह अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। ऑप्शन बी सही है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? पटना में। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्यों में विस्तारित हो चुका है। सितंबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ने घोषणा की कि बिहार वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुका है।
श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे तो ये थे पुरुलिया से, ऑप्शन बी सही है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। वह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ही रहा था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सामूहिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक अधिकार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो ये हैं प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संतुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे तो ये हैं बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी सही है इसमें। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो ये स्थित है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी सही है। श्वेत महादेव के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यह है गीता रहस्य, ऑप्शन बी सही है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में से खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र तथा 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो यह है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए सही है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विदेश को समाप्त करने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो यहाँ पे जो पहला है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादक एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या यानी 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है। यहाँ पे ए असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी
मैड्रिड में, ऑप्शन सी सही है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों आमने सामने बैठकर वार्ता की थी, मैड्रिड में नवंबर 1991 में हुई थी। इस बैठक के प्रथम सूत्रधार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर बने। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड, ऑप्शन बी सही है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई। ऐसी परिस्थिति में गेट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु डब्ल्यूटीओ के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रोनेटो रुगोरियो है। प्रश्न में केवल डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। वर्तमान में नगोजी ओंकोजो इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? 1948 में, ऑप्शन सी सही है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम लिमिटेड अधिनियम नंबर यहाँ पे ये 15 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी अस्तित्व में आई थी। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये स्थित है भद्रा नदी पर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। सोडियम त्रिकोण का तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। सोडियम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये है 5.5 करोड़, ऑप्शन बी सही है। दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठनों एनजीओ द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 21 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पुरडो ए संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो यह है सऊदी अरब, ऑप्शन डी सही होगा। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है, दूसरे स्थान पर रूस है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह है बैडमिंटन में, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर एवं सीनियर वर्ग का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया था तथा वर्ष 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे। वर्ष 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो यह है संतोष यादव, ऑप्शन बी सही है। हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में एक संतोष यादव ने प्रथम बार मई 1992 में तथा दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं। वह 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सही है। अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंट लॉगमैन द्वारा वर्ष 1959 में किया गया था। अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आजाद ने अपने अनुभवों तथा दृष्टिकोणों को दर्ज किया है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो ये है बाघ, ऑप्शन डी सही है। इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, जो एक स्तनधारी पशु है। तब प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर होगा। बाघों की घटती संख्या के दृष्टिकोण से उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत
दिसंबर 2022 तक 53 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है ऑप्शन यहाँ पे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आप 1 मिनट रुके रहिए। यह कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसके बारे में डिटेल से नीचे देख लेते हैं। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार स्वरूप $40,000 तथा एल्बर्ट आइंस्टीन की रजत पदक प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, तो ये लिखा है नीरज सी चौधरी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा वर्ष 1951 में रचित पुस्तक है। आत्मकथात्मक विधा में रचित इस पुस्तक को नीरज सी चौधरी ने 1897 ईस्वी में किशोरगंज, वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित में अपने जन्म से प्रारंभ किया था। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के ह्रास के अपने अनुमान का चित्रण किया है। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत, ब्रिटेन के भारत से निष्कासन को अपनी पुस्तक में एक भयावह अनुभव बताया है। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है, तो ये है बिजनेस एज अनयूजुअल की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अनीता रॉडिक ने बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना वर्ष 2001 में की थी। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियां हैं, तो यहाँ पे बॉडी एंड साउल, टेक इट्स पर्सनली और रिवॉल्यूशन इन काइंडनेस आदि है। इसके अतिरिक्त अनीता रॉडिक ने गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर, अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चूजिंग की रचना, जॉन ई रेनेस तथा द नो नॉनसेंस गाइड टू फेयर ट्रेड की रचना डेविड रैंसम के साथ मिलकर की है। ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है, तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन सी सही है। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में वर्ष 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है, तो यह है 490। ऑप्शन डी सही है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद राष्ट्रीय सभा में 400 सीटें हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को सामान्य चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट आवंटित की जाती है। यथा यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में 40% वोट मिलते हैं, तो राष्ट्रीय सभा में उसे 40% अर्थात 160 सीटें प्राप्त होंगी। दक्षिण अफ्रीका में संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थापित सीनेट का गठन वर्ष 1994 में किया गया था। वर्ष 1996 में नए संविधान के अंगीकरण के साथ ही सीनेट का नाम बदलकर राज्यों की राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या 90 है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी है, जिस पर इसे स्थापित किया गया है उसे उसके वास्तुविद एलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिकी दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थापित है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं।
भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं हैं। तो पहले स्थान पे हिंदी, इसके बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती। इनका प्रतिशत आप स्वयं से देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, किंतु चारों विकल्प में बंगाली नहीं है, अतः यहाँ पे से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। नजदीकी जो अगर तीसरा आप देखें तो ये होगा तेलुगु। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, तो ये होती है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। ऑप्शन डी सही है। यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न 6 भाषाएं प्रयुक्त होती हैं: अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता, सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द फ्यूचर ऑफ पोइट्री आदि लेख एवं कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट है द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं, तो ये हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी सही होगा। द मूर्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी हैं। रुश्दी द्वारा वर्ष 1995 में प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध को पुस्तक का मूल विषय बनाया है तथा यह दिखाया है कि विचारों में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, तो यह है सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही होगा। अमेरिकी सरकार के विदेशी शस्त्र बिक्री समझौता रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा वर्ष 1950 से वर्ष 1995 की अवधि में किए गए शस्त्र बिक्री का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था। सिपरी की अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण गतिविधियां 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी है, जबकि 5 बड़े आयातक देश में क्रमशः भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन आता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। ऑप्शन ए सही है। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, तो यह है लिथुआनिया। ऑप्शन सी सही है। पूर्व सोवियत संघ ने स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया है। तो यहाँ पे इस तरफ देश दिए गए हैं, इस तरफ यूएसएसआर से स्वतंत्रता की तिथि दी गई है। लिथुआनिया अलग हुआ था 11 मार्च 1990 को, जॉर्जिया 9 अप्रैल 1991, एस्टोनिया 20 अगस्त 1991 और यूक्रेन अलग हुआ 24 अगस्त 1991 को। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन बी सही है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका प्रारंभ 1888 से हुआ था। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। ऑप्शन सी सही है। शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थलों इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन डी सही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं जिनसे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी व
अत्यंत तर्कसंगत है। तो यहाँ पे जो सही जंतर मंतर का निर्माण किया था, ये किया था महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलोग्राम। ऑप्शन सी सही है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया, जिसका भार लगभग 7000 किलोग्राम था। एक वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक भोजन करता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। ऑप्शन डी सही है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन है। इसके अतिरिक्त रोमानास भाषा भी स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, किंतु इसके बोलने वाले की संख्या बहुत ही कम है, 0.9%। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये हैं अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों वैज्ञानिकों का जन्म भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। वर्ष 2009 में वी रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक दोहरी नागरिकता है। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है, तो ये है स्वराज पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने वर्ष 1996 में लाइफ पीर की उपाधि प्रदान की। लाइफ पीर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानद सदस्य बना रहता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार रॉबर्ट ब्रदर ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी सही है। इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम तथा गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान दिया। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये है हेमेटाइट। ऑप्शन डी सही है। खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। मैग्नेटाइट इसमें होता है 72%, हेमेटाइट में 70%, लिमोटाइट में 60% और सिडेराइट में 48%। इसके अतिरिक्त चैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इनमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इसका आर्थिक महत्व नगण्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो ये है भारत। ऑप्शन बी सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 के मध्य बाकू, अजरबैजान में आयोजित हुई थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो ये है अल्बानिया। ऑप्शन ए सही है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजो नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 ईस्वी में आई मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों एवं दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे हैं? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगलों में छिप कर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो ये जाता है वी साराभाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास की प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। वर्ष 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम
साराभाई ही थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति को वर्ष 1969 ईस्वी में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाम दिया गया। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है तो ये है H.J. भाभा, ऑप्शन बी सही है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। भारत में 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिशा में विकसित हो रहा है। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है तो यह है पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही है। भारत के परमाणु परीक्षणों के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है। भारत ने वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने की स्पष्ट घोषणा की। भारत परमाणु विद्युत जनन एवं परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोगों जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं, जैसे चिकित्सा, खाद्य परीक्षण आदि के दृष्टिगत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत में निर्मित टैंक का नाम है तो ये है अर्जुन, ऑप्शन बी सही है। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून 1993 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास DRDO द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, भारत अर्थ मूवर्स, बेम आदि के सहयोग से किया गया है। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है। मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है तो यह पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है, ऑप्शन बी सही है। मोहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है। MQM मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव तथा उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज उठाता है। इसके नेता अल्ताफ हुसैन हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है तो यह है कीवी, ऑप्शन सी सही है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता है परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, ऑप्शन बी सही है। भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे और हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ वर्ष 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंजल चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणवादियों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संस्थान में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 में प्रारंभ की गई। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में से 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षक सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। वर्ष 2002-2003 से यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई। स्टार टीवी का मालिक कौन है तो ये है रूपर्ट मर्डोक, ऑप्शन सी सही है। मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक ने वर्ष 1993 में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था। पंचशील की मुख्य विशेषता है तो ये है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ऑप्शन डी सही है। कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया है। पंचशील के सिद्धांत थे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ऑप्शन बी सही है।
भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर में रूसी केंद्र के कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुए थे। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। ऑप्शन सी सही है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है। विश्व में किस देश में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो यह है नेपाल। ऑप्शन बी सही है। पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बंगलौर को। ऑप्शन सी सही है। कर्नाटक के बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी जाती है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। ऑप्शन यहाँ पे भी सही है, न कि पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। निकोलस कॉपरनिकस, इनका समय है 1473 से 1543 ईस्वी के मध्य। इन्होंने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस, इसका इंग्लिश में नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क, का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना है। सही कथन चुने। तो इसमें पहला कथन सही है, आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। आर्यभट्ट 5वीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्ट जी गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराह मिहिर थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत उद्धृत है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसकी रचयिता रोमी देव हैं। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के द्वारा हुआ, तो यहाँ पे डी सही होगा। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था, जिसे आस्कर प्रकाशन ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया था। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन M.F. हुसैन ने किया था। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का इसका योगदान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास, उद्योगों का विकास, तकनीकी प्रगति है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आक्रामक राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बाधक कारक है। शेष तीनों विकल्प अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहायक सिद्ध होते हैं। जापान व जर्मनी का राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद ही था, जिसके कारण तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह है जापान। ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन ही स्थायी सदस्य हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शेष 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। हाल ही में भारत, आयरलैंड, मेक्सिको व नॉर्वे को वर्ष 2021 एवं 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह है जर्मनी। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत वर्ष 1971 में की गई थी।
ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था 1983 में जाकर अस्तित्व में आई। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे आदर्श सेन आनंद। ये 2022 का प्रश्न है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म वर्ष 1936 में जम्मू में हुआ था। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ऑप्शन सी सही है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय समान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ का राष्ट्रों के बीच वितरण से है। इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन WTO का उदाहरण दिया जा सकता है। नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही है नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ये है स्वीडन। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह है पटना की। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक अंतरराष्ट्रवादी थे। ये एक समाजवादी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। ऑप्शन ए सही है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए सही है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर नहीं होता। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम तथा सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन एक असत्य है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ अधिदेश की सुरक्षा में भी कर सकते हैं। शेष कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को सर्वाधिक 27.89% का योगदान दिया था। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो ये स्थित है बाल्टिक सागर। ऑप्शन सी सही है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित
सेंट पीटर्सबर्ग एक ऊर्जा बंदरगाह और शहर है। यह देश में आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग ने 2 शताब्दियों तक रूस की राजधानी के रूप में सेवा की। यहाँ पे आपको मिलान करना है, एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस, इनकी पुस्तक है अ क्रिसमस कैरोल। सलमान रुश्दी के है मिडनाइट चिल्ड्रन। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवेल और खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है द कंपनी ऑफ वीमेन। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? जीई एंड अल्स्टॉम, ऑप्शन बी सही है इसमें। अमेरिका की वैश्विक कंपनी जीई एंड अल्स्टॉम को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। यहाँ कारखाना सारण जिला के मठौरा में स्थापित किया गया है। इसरो का संक्षिप्त रूप है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी सही है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, ऑप्शन इसमें सी होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन इसमें सी सही है। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है बक्सर जिला राजपुर में, ऑप्शन ए सही है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बिहार के बक्सर जिला के राजपुर में की गई है। कपिलांश धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड भारत में सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन पाइप एंड फिटिंग के निर्माताओं के रूप में अग्रणी और स्थापित नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो ये है सत्रिया, ऑप्शन सी सही है। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। यह नृत्य प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करता था। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर्ता 2020 के इधर दिए गए, इस तरफ खेल दिया गया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए। इसे आप स्वयं से यहाँ मिलान करिए। हम नीचे देख लेते हैं। अनातु दास को तीरंदाजी के लिए दिया गया। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से संबंधित है। काले सारिका सुधाकर खो-खो से और दत्तू बावन भोकनाल ये नौकायन से संबंधित हैं। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? तो ये है रामचंद्र सिन्हा, ऑप्शन ए सही है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना एक आईएएस अधिकारी रामचंद्र सिन्हा के द्वारा की गई। यह बिहार सरकार की एक सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में एक राज्य सरकार सहकारी के रूप में स्थापित किया गया था। यह सुधा डेयरी के लेबल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। प्रेमचंद की पुस्तक है गबन। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह है मिडनाइट चिल्ड्रंस, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगी, बाकी सभी लिखी गई हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की रचना है। इस रचना को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शेष रचनाएं आर के नारायण की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ये है ससेन, ऑप्शन बी सही है। फ्रांस यूरोप का एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश है जो शराब उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके शराब उत्पादक क्षेत्रों में बरगंडी, अल्सासे, शैंपेन आदि शामिल है। यहाँ पर अंगूरी मदिरा उत्पादित की जाती है, परंतु ससेन अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले प्रदेशों में शामिल नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? यहाँ पे जो नहीं लिखी है वो है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। बाकी तीनों लिखी गई हैं, आप ये स्वयं पढ़िए। द रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग पुस्तक के लेखक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। उन्होंने ही अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला था कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द व स्नेह का अनुभव कर सकते हैं।
इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है तो ये है कुर्द, ऑप्शन डी सही है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द है। कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जाति समूह है। वे दक्षिण और पूर्वी तुर्की, उत्तर इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिणी अर्मेनिया आदि हिस्सों में अल्पसंख्यक समूह के रूप में रहते हैं। 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की। सर्वप्रथम विश्व के किस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई थी? दक्षिण पेरू में, ऑप्शन बी सही है। विश्व में सर्वप्रथम आलू की खेती 8000 से 5000 ईसा पूर्व के काल में वर्तमान दक्षिणी पेरू और उत्तर पश्चिमी बोलिविया के क्षेत्र में प्रारंभ हुई मानी जाती है। आलू के सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष पेरू से ही प्राप्त हुए हैं जो कि 2500 ईसा पूर्व के हैं। यह 16वीं सदी ईस्वी में यूरोप में पहुंचा, जहां से क्रमिक रूप से व्यापारियों और औपनिवेशिक जहाजियों के माध्यम से विश्व भर में प्रसारित हुआ था। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये है रियो 1992, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। इसी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय UNFCCC पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सूची 1, सूची 2 मिलान करना है। इस तरफ पारंपरिक खेल है, इस तरफ राज्य जहां वो खेले जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है इसमें बी। इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं। तो इस तरफ खेल है, इस तरफ राज्य दिए गए हैं। कलारी पैट्टू केरल में खेला जाता है। तीरंदाजी मणिपुर में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु और मलखंभ मध्य प्रदेश का खेल है। पूर्व के USSR से बाहर होकर गठित पूर्व के USSR से बाहर होकर गठित किए गए स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेलारूस में, मिन्स्क, ऑप्शन डी सही है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गठित किए गए स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में अवस्थित है। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन कर्नाटक में किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका संबंध कर्नाटक से है। यह 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है जिसका आयोजन सामान्यतः नवंबर से मार्च महीने के मध्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये है बिहार, ऑप्शन ए सही है। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में तथा उत्तराखंड को वर्ष 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, लेकिन असफल रहा था। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से प्रयोग करते हैं निजी कुंजी का, ऑप्शन बी सही है। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का प्रेषक, सेंडर, उस डॉक्यूमेंट को अपनी निजी कुंजी के द्वारा कूट रूप देता या इनक्रिप्ट करता है, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने वाला उस हस्ताक्षर को पब्लिक कुंजी से डिकोड या डिक्रिप्ट कर उसकी वैधता का परीक्षण करता है। भारतीय रुपए का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया था डी उदय कुमार ने, ऑप्शन बी सही है। भारतीय रुपए का विशिष्ट प्रतीक देवनागरी र और रोमन आर का मिश्रण है। इस प्रतीक का डिजाइन डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों के श्रीहरिकोटा द्वीप पर अवस्थित भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा यहां से स्वदेशी रॉकेट PSLV, GSLV के माध्यम से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।